हाय एवरीवन। तो जैसा कि हमारे द्वारा डेली रूटीन में कई सारे खर्चे हैं जो कि कैश में किए जाते हैं। तो उसमें से कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि हमारे पर्सनल नेचर के होते हैं और कुछ खर्चे होते हैं जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। तो अब यहाँ पे आपके इनकम टैक्स एक्ट में कैश ट्रांजेक्शन के संबंध में कुछ रूल है जो कि बनाए गए हैं। यानी कि ये कैश ट्रांजेक्शन आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा करते हैं तो उस केस में आपको पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ सकती है और साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भी इशू किया जा सकता है। अब आपके द्वारा जो ये ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कैश में, एक होते हैं अदर देन कैश में। तो अब आपके द्वारा जो ट्रांजेक्शन्स कैश में किए जाते हैं वो ट्रांजेक्शन्स आपके रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। यानी कि इन ट्रांजेक्शन जो है उनकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है यदि ये ट्रांजेक्शन्स एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा आपके द्वारा कैश में किए जाते हैं। और दूसरे टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपके अदर देन कैश में होते हैं जो कि आपके द्वारा नेट बैंकिंग चैनल के थ्रू किए जाते हैं, जैसे कि यूपीआई, IMPS, नेफ्ट, इनके थ्रू। तो ये ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो आपके रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो कि आपको एक सर्टेन लिमिट के बाद कैश में नहीं करने हैं। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कैश ट्रांजेक्शन्स लिमिट इन इनकम टैक्स, तो उसमें फर्स्ट है लोन, डिपॉजिट एंड एडवांसेस। अब मान लो अगर कोई पर्सन है जिसके द्वारा अगर कोई भी लोन है, डिपॉजिट है या एडवांसेस है जो कि एक्सेप्ट किया जाता है और उस पर अगर टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं और ये ट्रांजेक्शन्स यदि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं तो उस केस में यदि उस पर्सन के द्वारा लोन, डिपॉजिट या कोई भी एडवांसेस है वो अगर कैश में एक्सेप्ट किया जाता है और उसकी अमाउंट यदि 20,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उस पर्सन जो है उसको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है जितना कैश उसने एक्सेप्ट किया है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पर्सन है जिस पे टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, यानी कि उनकी जो ये एंट्रीज है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती है, तो उस केस में वो 20,000 रुपये से ज़्यादा का लोन, डिपॉजिट या एडवांसेस जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्टेन पर्सन है जिनको एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है, जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट है या बैंक है या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिफाइड पर्सन या इंस्टीट्यूट है, वो कितना भी कैश में लोन, डिपॉजिट या एडवांसेस जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ लोन एंड डिपॉजिट। अब मान लो अगर कोई पर्सन है जिस पे टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं और उसके द्वारा बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स भी मेंटेन किए जाते हैं, तो उस केस में अगर कोई पर्सन के द्वारा कोई लोन और डिपॉजिट लिया गया है और उसका अगर उसके द्वारा रीपेमेंट किया जाता है तो वो 20,000 रुपये से ज़्यादा की लोन अमाउंट जो है वो कैश में रीपे नहीं कर सकता। यदि उसके द्वारा कैश में रीपेमेंट किया जाता है 20,000 रुपये से ज़्यादा, तो जितनी अमाउंट उसके द्वारा कैश में रीपेमेंट की जाती है उतनी उस पर पेनल्टी सेक्शन 271E में इम्पोज की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो रीपेमेंट है वो किसी गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, बैंक के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफाइड पर्सन या इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा किया जाता है, तो उस केस में वो 20,000 रुपये से ज़्यादा का रीपेमेंट कैश में कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कैश। तो अब मान लो अगर कोई भी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है, तो बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है और प्रोफेशनल यदि उसकी प्रोफेशनल रिसिप्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में उस पर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं। तो अब मान लो अगर कोई बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है जिसके द्वारा कोई भी खर्चा किया जाता है 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश में, तो वो खर्चे जो है वो उसके डिसअलाउड माने जाएंगे। और ऐसे खर्चे जो होते हैं वो जब उसकी इनकम कंप्यूट की जाएगी तो उस इनकम जो है उसमें ऐड कर दिए जाएंगे और उस पे उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यदि ये एक्सपेंसेस जो है वो ऐसे पर्सन के द्वारा किए जाते हैं जिस पे टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो उस केस में वो 10,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट कैश में कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट। तो अब हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे सीनियर सिटीज़न होते हैं जो कि एफडी में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी पसंद करते हैं। अब आपके द्वारा जो ये एफडी कराई जाती है ये पर फाइनेंशियल ईयर अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में कराई जाती है, तो उस केस में ये ट्रांजेक्शन्स भी आपके रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स माने जाते हैं और इसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। अब यहाँ पर जो ये एफडी की लिमिट देखी जाती है ये आपकी पर बैंक देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपकी 3 बैंक है और तीनों बैंक में अगर आप 9 लाख रुपये से कम की एफडी करा रहे हैं, तो उस केस में ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने तीनों बैंक में जो एफडी कराई है उस एफडी की अमाउंट अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ही ये ट्रांजेक्शन्स जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो ये एफडी कराते हैं तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो आप अगर अदर देन सीनियर सिटीज़न है तो उस केस में अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में उस इंटरेस्ट पे 10% से TDS डिडक्ट किया जाता है। और यदि आप सीनियर सिटीज़न हैं तो उस केस में अगर आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर इंटरेस्ट मिलता है एफडी से, तो उस केस में आपका 10% से TDS डिडक्ट किया जाता है। तो इस TDS का जो रिफंड है वो आप अपनी ITR फाइल करके क्लेम कर सकते हैं।
नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ए क्रेडिट कार्ड बिल। अब मान लो अगर कोई पर्सन है जिसके द्वारा क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट किया जाता है, तो अगर वो पेमेंट उसके द्वारा कैश में किया जाता है तो वो पर फाइनेंशियल ईयर अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है, और यदि उसके द्वारा नेट बैंकिंग के थ्रू किया जाता है और वो लिमिट अगर 10 लाख रुपए से क्रॉस हो जाती है, तो उस केस में ऐसे ट्रांजेक्शन्स की जो रिपोर्टिंग होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। इसलिए यदि आप भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने से पहले इस लिमिट को जरूर ध्यान रखें और उसके बाद ही क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करें। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल इन सेविंग अकाउंट। तो अब यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करने के संबंध में एक लिमिट है जो कि सेट कर रखी है। तो ये लिमिट सेट करने का मेन पर्पस ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जा सके, कर की चोरी को रोका जा सके और जो अदर इलीगल एक्टिविटीज़ होती है उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो अब यदि आपके द्वारा पर फाइनेंशियल ईयर सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कोई कैश है जो कि डिपॉजिट किया जाता है या विड्रॉल किया जाता है, तो फिर उस केस में इन ट्रांजेक्शन्स की जो रिपोर्टिंग होती है वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। साथ ही यदि आप अपने सेविंग अकाउंट में पर ट्रांजेक्शन्स 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कराते हैं तो ये भी आपके रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स माने जाते हैं और इसकी भी रिपोर्टिंग आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का ना तो कैश डिपॉजिट करें और ना ही विड्रॉल करें। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल इन करंट अकाउंट। तो यहाँ पे भी जो आरबीआई है उन्होंने आपके करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करने के संबंध में जो लिमिट है वो सेट कर रखी है, और यहाँ पे भी लिमिट सेट करने का जो मेन पर्पस है वो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जा सके, कर की चोरी जो है उसको रोका जा सके और अदर इलीगल जो एक्टिविटीज़ होती है उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो अब यदि आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई कैश है जो कि डिपॉजिट किया जाता है या विड्रॉल किया जाता है, तो ये ट्रांजेक्शन्स भी आपके रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स माने जाते हैं और बैंक के द्वारा इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप अपने करंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश में कोई भी लेन देन ना करें। नेक्स्ट है कैश पेमेंट फॉर फिक्स असेट्स। अब मान लो अगर कोई पर्सन है जिस पे टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं और यदि उसके द्वारा कोई भी कैपिटल असेट्स है जो कि परचेज की जाती है, जैसे कि मान लो एसी हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, तो उस कैपिटल असेट्स के संबंध में जो उसके द्वारा खर्चे किए जाते हैं वो खर्चे अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में किए जाते हैं तो वो खर्चे आपके इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड नहीं होंगे। यानी कि ये जो खर्चे आपके द्वारा किए जाएंगे ये आपकी असेट्स का पार्ट नहीं माना जाएगा और ना ही इस पर आपको डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउड होगा। लेकिन यदि आप पे टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं और यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, यानी कि इन ट्रांजेक्शन्स की अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं की जाती है, तो उस केस में फिर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा का कोई फिक्स असेट्स परचेज करते हैं तो वो आप कैश में कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N। अब मान लो अगर कोई भी इंडिविजुअल है उसके द्वारा पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई भी कैश है जो कि बैंक से विड्रॉल किया जाता है, तो उस केस में वो कैश अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उस पर TDS के प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब मान लो अगर कोई पर्सन है जिसके द्वारा पर फाइनेंशियल ईयर अगर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अगर कैश विड्रॉल किया जाता है, तो उस केस में यदि उसने अपने पिछले 3 साल की ITR फाइल कर रखी है तो उस केस में जो उसके द्वारा कैश विड्रॉल किया जाता है उस पर 2% से TDS डिडक्ट किया जाएगा। अब मान लो अगर कोई पर्सन है जिसके द्वारा पिछले 3 साल की ITR फाइल नहीं की जाती है, तो उस केस में यदि उसके द्वारा जो कैश विड्रॉल किया जाता है वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ रुपए के अंदर है, तो उस केस में फिर जितना कैश विड्रॉल किया है उस पर 2% से TDS डिडक्ट किया जाएगा। और यदि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉल किया है तो उस केस में 5% से TDS डिडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो सेक्शन 194N में TDS डिडक्ट किया जाता है वो आपके 26 ES में शो होता है, तो आप अपनी ITR फाइल करके उसका रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोनेशन। तो अब मान लो अगर कोई इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, फर्म है, NRI है, कोई भी अदर पर्सन है जिसके द्वारा किसी स्पेसिफाइड फंड या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में अगर कोई डोनेशन किया जाता है तो वो सेक्शन 80G में डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकता है। लेकिन सेक्शन 80G में ये डिडक्शन तभी क्लेम होगी जब उसके द्वारा ये डोनेशन जो है वो अदर देन कैश में किया जाता है। यानी कि अगर आप कैश में कोई डोनेशन करते हैं और उसकी अमाउंट अगर 2,000 रुपये से ज़्यादा है तो फिर आप सेक्शन 80G में इसकी कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अब किसी इंडिविजुअल के द्वारा उसके खुद पे या उसके स्पाउस पे अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के संबंध में कोई खर्चे हैं जो कि पे किए जाते हैं, तो उस केस में वो पर फाइनेंशियल ईयर 25,000 रुपये तक की डिडक्शन जो है वो अपने रिटर्न में क्लेम कर सकता है, और अगर सीनियर सिटीजन है तो वो 50,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन इन खर्चों की डिडक्शन जो है वो अपने रिटर्न में तभी क्लेम कर पाएगा जब ये खर्चे उसके द्वारा अदर देन कैश में किए जाते हैं। यानी कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट अगर कैश में करते हैं तो फिर आपको इसके सेक्शन 80D में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। साथ
साथ ही आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के कोई खर्चे करते हैं तो 5,000 रुपये तक की डिडक्शन भी आप अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। अब ये 5,000 रुपये के जो खर्चे हैं वो आपके 25,000 और 50,000 की जो लिमिट है उसमें इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है सेल रिसिप्ट। अब मान लो अगर कोई भी बिजनेसमैन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, तो उसके द्वारा अगर कोई भी गुड्स है जो कि सेल किया जाता है या कोई भी सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड की जाती है, तो उन गुड्स और सर्विसेज के संबंध में जो रिसिप्ट उसके द्वारा एक्सेप्ट की जाती है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई पर्सन जिस पे टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं तो वो सिंगल डे में सिंगल ट्रांजेक्शन के संबंध में सिंगल पर्सन से 2 लाख रुपए से ज़्यादा का जो कैश है वो किसी भी इवेंट या ओकेजन के संबंध में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चाहे फिर वो रिसिप्ट जो है वो उसकी कैपिटल हो या रेवेन्यू हो। अब यदि उसके द्वारा 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश एक्सेप्ट किया जाता है तो उस केस में सेक्शन 271 DA में उसके द्वारा जितना कैश एक्सेप्ट किया जाता है उसके बराबर उसको पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी। इसलिए जब भी अगर आप कोई बिल इशू करते हैं किसी सर्विस के संबंध में या जो गुड सेल किया जाता है उसके संबंध में, तो आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का बिल जो है वो कैश में इशू ना करें। एंड लास्ट है इनकम टैक्स प्रोविज़न विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दी फॉलोइंग केसेस। तो अब यहाँ पे जो आपकी ये कैश ट्रांजेक्शन्स की लिमिट है वो सर्टेन पर्सन है जिन पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो अब यहाँ पे मान लो जो कैश रिसिप्ट किया जाता है वो किसी गवर्नमेंट के द्वारा है या फिर कोई पोस्ट ऑफिस है या सेविंग बैंक है या कोई भी बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक हो सकती है या फिर कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूट है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई कर रखा है, या फिर कोई भी कैश ट्रांजेक्शन जो है सेक्शन 269 SS और 269 ST में किए जाते हैं, तो उस केस में ये जो कैश ट्रांजेक्शन्स की लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।